हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं विक्रांत कुमार। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई क्वेश्चन से कि कौन सा क्वेश्चन है ज्योग्राफी में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, ताकि आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सेप्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों, हम वे क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के न्यू क्वेश्चन से। जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सूची 1 दी गई, हमें सूची 2 दी गई है। एक में तो दी गई हमें पर्वत चोटी और एक में दी गई हमें पर्वत श्रृंखला। इन दोनों में हमें बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला पे कौन सी चोटी है। तो देखिए, जो ए ऑप्शन है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर दोस्तों मिलती है हमारे अरावली पे, ठीक है, जो हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है। बी है हमारा दोदा बेटा। दोदा बेटा है तो ये जो दोदा बेटा है ये मिलेगी आपको नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे, ठीक है दोस्तों, जो दक्षिण में हमारी। ठीक है। अरमाकोंडा जो हमारी पर्वत चोटी ये मिलेगी हमारे पूर्वी घाट पे, यानी ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे डी है धूपगढ़, ये हमारे मिलेगी सतपुड़ा पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पहले का ए का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी कि अरावली, बी का हो जाएगा 1 नीलगिरी, सी का अरमाकोंडा है तो इसका हो जाएगा पूर्वी घाट, और डी है धूपगढ़ तो इसका हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सबसे ऊंची चोटी ये हो जाएगी। इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा बनेगा? पहले का कौन सा आया था अपना? अरावली। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है हिंद महासागर के 4 ऊंचावच लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ, किसको? नॉर्थ टू साउथ, इसकी तरफ हमें इसको क्रमबद्ध लगाना है, सिस्टमेटिक से लगाना है कि सबसे पहले कौन सी आएगी, कटक आएगी, उसके बाद में कौन सी कटक आएगी। ठीक, ऊंचावच ये जो है ना लक्षण दे रखे, ये फिजिकल फेनोमेना में से है दोस्तों, तो इसमें से हमें कटक बतानी है। ठीक है, तो लगाओ सबसे पहले कौन सी कटक आएगी, उसके बाद कौन सी कटक आएगी। बताओ दोस्तों। बताओ कौन सा आएगा। तो चलिए करते हैं, जो हमारा हिंद महासागर है, ठीक है, इसमें जो सबसे पहले आएगा दोस्तों वो आएगी लक्षद्वीप चागोस कटक। कौन सा आएगा सबसे पहले? ए ऑप्शन। ठीक है, लक्षद्वीप चागोस कटक, जो हमारे इस तरह की जो कटक है, इसमें जो ये कटक रहेगी दोस्तों ये कौन सी रहेगी? ए। ठीक है, लक्षद्वीप चागोस कटक। ठीक है, दूसरा फिर हमारा ये रहेगा चागोस सेंट पॉल कटक। ठीक है, दूसरी कटक कौन सी रहेगी? बी। ठीक है, और जो तीसरी रहेगी कौन सी रहेगी दोस्तों? तीसरी रहेगी एम्स्टर्डम संत पॉल पठार, या इसकी कटक बोल सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ हो जाएगा हमारा डी। तो इस हिसाब से ये 4 कटक बनती दोस्तों नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आई? सबसे पहले कौन सी आई? सबसे पहले आई लक्षद्वीप चागोस कटक। ठीक है, उसके बाद चागोस संत पॉल कटक, उसके बाद एम्स्टर्डम संत पॉल, फिर उसके बाद आ जाएगी कारगुलेन ये गाउसब्रग कटक। ठीक है दोस्तों, तो इस समय जो हमारा ऑप्शन होगा राइट होगा, आंसर हो जाएगा सी, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र मापने की कृषि समुदाय के भूदृश्य में भौगोलिक विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ये जो हमारा कृषि का जो एग्रीकल्चर का जो भूदृश्य होता है, मानचित्र होता है, तो उसके जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हो कौन सा होगा दोस्तों? बताओ कौन सा आएगा? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ठीक है,
ऑप्शन ए तो है 1:3 लाख। कितना है? 1:3 लाख। ऑप्शन बी है 1 लाख, 1:1 लाख। ऑप्शन सी है 1:10,000। ऑप्शन डी है 1:1,25,000। तो बताओ दोस्तों कौन सा है? बताओ। सॉरी दोस्तों, इसमें जो ए ऑप्शन है ये होगा 1:30 लाख। बी ऑप्शन है 1:10 लाख। सी ऑप्शन है 1:10,000। और डी ऑप्शन है 1:1,25,000। बताओ दोस्तों कौन सा होगा इसमें क्वेश्चन? इसमें जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा सी। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा महासागरों में तापमान के उद्भव वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी। ए ऑप्शन है 600 फुट के नीचे सूर्य किरणों का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है। बी ऑप्शन हमारा जल संचलन के बावजूद समुद्र का एक बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ठीक है। सी ऑप्शन है महासागरों में 80% जल का तापमान स्थायी रूप से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहता है। ठीक है। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों वो है भूमध्य रेखा से ध्रुव के तापमान में गिरावट ऊर्ध्वाधर रूप से समान रहती है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें? इसमें ऑप्शन दे रखे दोस्तों ए बी सी। बी ऑप्शन है बी सी डी। सी ऑप्शन है सी डी। और डी ऑप्शन है ए बी। ठीक है दोस्तों, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें? जो दोस्तों आंसर रहेगा इसका ए भी ठीक है। ठीक है। और कौन सा रहेगा? बी भी ठीक है। और सी भी ठीक है। ये तीनों ऑप्शन ठीक है दोस्तों, डी गलत रहेगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज हमारा राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूची दी गई है, दो लिस्ट दी गई है। एक में रिवर्स दर्शाई गई, एक में डेल्टा दर्शाए गए हैं। जो मिसिसिपी डेल्टा है, मिसिसिपी नदी है वो कौन सी डेल्टा बनाती है? गंगा किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? और कि नर्मदा कौन सा डेल्टा बनाती है? टाइबर नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बताओ। मिसिसिपी रिवर का आपको पता ही होगा कि पक्षी पंजाकार ये डेल्टा बनाती है। बर्ड फुट होते हैं उसके आकार के डेल्टा बनाती है। गंगा है दोस्तों, गंगा रिवर हमारा चापाकार डेल्टा बनाती है, आपको पता ही होगा। नर्मदा का आपका पता है एस्चुरी बनाती है, जवान नदमुखा बनाती है। और टाइबर है वो बनाती है अग्रवर्ती। अग्रवर्ती जो डेल्टा वो बनाती है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा। ऑप्शन तो नहीं दे रखे इस क्वेश्चन में दोस्तों, तो हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी बनाती है पक्षी पंजाकार। गंगा नदी चापाकार बनाती है। नर्मदा एस्चुरी निर्माण करती है। और टाइबर अग्रवर्ती डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी सूची दी गई है, लिस्ट दो दी गई है दो। एक में दिए गए हैं सामाजिक आंदोलन, दूसरे में दी गई उद्गम क्षेत्र। यानी कि कोई भी जो मूवमेंट शुरू हुआ था कौन से क्षेत्र से या कौन से राज्य से स्टार्ट हुआ था, इसमें दिए गए हैं। ठीक है। इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सेव साइलेंट वैली। ठीक है, क्या है? सेव साइलेंट वैली। सेव साइलेंट वैली। ठीक है। दूसरा है चिपको मूवमेंट। तीसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और चौथा है जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है। ये 4 आंदोलन चलाए गए थे दोस्तों। तो बताइए कि कौन सा आंदोलन कौन से राज्य से स्टार्ट हुआ था? बोलिए। सेव साइलेंट वैली है वो दोस्तों कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बताओ। चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? और जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बताओ दोस्तों। इसका ऑप्शन कौन सा राइट होएगा? चलिए दोस्तों करते हैं। जो सेव साइलेंट वैली जो मूवमेंट था वो हुआ था हमारा कहाँ से स्टार्ट है? वो हुआ था केरला राज्य से। कहाँ से हुआ था?
केरल राज्य से, ठीक है। कब हुआ था? 1973 में, ये आपके साथ लिखा भी हुआ है इसमें, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है चिपको मूवमेंट 1974 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये कहाँ से हुआ था आपको पता ही होगा, ये उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1985 में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपको पता ही होगा, ये हमारे गुजरात से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जो जंगल बचाओ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1980 में। और कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था झारखंड से, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है निम्नलिखित में से कौन सी खान जिप्सम से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए कौन सी खान से जिप्सम हमारा निकाला जाता है, ठीक है। तो बताइए कौन सी खान होगी? बताओ दोस्तों, कौन सी खान होगी? बताइए दोस्तों, कौन सी खान जिप्सम की खान होगी, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागौर, भदवाह और जसमार। ये तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कौन सी? ए है नागौर, बी है भदवाह और ई है जसमार। ये तीनों जिप्सम की खान से संबंधित है, ठीक है। इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कृषि उत्पादकता यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्तर मापने हेतु सूत्र PI वाई बाय वाई एन बाय T/TN का उपयोग किया है? PI का जो मीन्स है वो वहाँ पे है कृषि उत्पादकता सूचकांक, वाई का मीन्स है इकाई क्षेत्र, और इकाई क्षेत्र में चुनिंदा फसलों का उत्पादन, वाई का मीन्स है। वाई एन का मीन्स है उन्हीं चुनिंदा फसलों का देश में कुल क्षेत्रफल, इतना कुल क्षेत्रफल, ठीक है। कुल क्षेत्रफल। टी का मतलब है इकाई क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल जहां फसलें लगाई गई हैं। टी एन का मीन्स है देश में कुल क्षेत्रफल जहां फसलें लगाई गई। ये जो प्रोडक्शन का जो सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र किस विद्वान ने दिया था आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से विद्वान ने दिया था? ये दिया था दोस्तों इनेदी ने। किसने दिया था? इनेदी ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जब एक निर्माता कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं तथा जिन्हें यह अपने उत्पादों की आपूर्ति करता है कि बहुत पास स्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? जब एक कंपनी निर्माता कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं तथा उनके जिन्हें यह अपने उत्पादों की आपूर्ति करता है कि बहुत पास स्थित है, तब उसे क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीयकरण। क्या हो जाएगा? स्थानीयकरण अर्थव्यवस्था। डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक विस्तृत रूप से समुद्री सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। समुद्री सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है कौन सी जो रेज है, तरंग है, जो समुद्र के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है? कौन सी है? दृश्य तरंग, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं विजिबल वेव, ठीक है। मध्य तरंग वेव, जिसको बोलते हैं मिड वेव, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है सी दीर्घ तरंग विकिरण, जिसको बोलते हैं लॉन्ग वेव। डी है पराबैंगनी तरंग विकिरण, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बताओ दो। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी दीर्घ तरंग विकिरण लॉन्ग वेव, ठीक है। सी इज राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगनर का जो विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया? ठीक है, आपको पता होना चाहिए वेगनर ने जो एक सिद्धांत दिया था और कब दिया था, आपको ये सब पता होना चाहिए, और किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादन किया गया था। जो इसकी ऑप्शन है दोस्तों, ये है, ए ऑप्शन दे रखा है हिमयुग और हिमनदीय संचलन, बी ऑप्शन है समुद्री तटों और हिमनदन की भूवैज्ञानिक समानता, भू-आकृति और महासागरीय तल का वितरण, विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वेगनर ने किसके ऊपर अपना जो सिद्धांत था वो दिया था। ठीक है, बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को भी। जो हमारा डी आंसर है, डी ऑप्शन, इसमें विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन, एक तो इसके ऊपर इन्होंने सबसे पहले बताया था। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया था कि, क्या बताया था कि इन्होंने ये भी बताया था कि जो समुद्री तट और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता ही बताई थी इन्होंने। ठीक है, और क्या बताया था इन्होंने, दो तीन चीजें बताई थी दोस्तों अपने इस थ्योरी में। एक तो बताया था विश्व के मुख्य जलवायु परिवर्तन के बारे में, और दूसरा बताया था हिमयुग और हिमनदीय संचलन के बारे में। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे ए और डी, यानी कि ए और डी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी इज ए राइट आंसर। कौन सा? डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अवधि में पुरातात्विक स्थायी मानव अधिवासों के साक्ष्य पाते हैं? बताओ, पुरातात्विक स्थायी मानव अधिवासों के साक्ष्य पाते हैं, कौन से युग में पाते हैं? ऑप्शन ए है पुरापाषाणिक अवधि, ऑप्शन बी है कांस्ययुगीन अवधि, ऑप्शन सी है नवपाषाणिक अवधि, ऑप्शन डी है चिर प्रतिष्ठित क्लासिकल अवधि। बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ठीक है, जो पुरातात्विक स्थायी मानव है, जो आज के मानव है, जो अधिवासों के, जो पहले अधिवास थे उसके साक्ष्य अब पाए जा रहे थे, उसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन में आएगा, कौन से में? नवपाषाण में। ठीक है, नवपाषाण यानी सी आंसर इज राइट। ठीक है, नवपाषाण अवधि में क्या हो जाएगा? अवशेष पाए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे जैसे तरंग तट की ओर बढ़ती है उनके रूप में आमूल परिवर्तन होता है, परिवर्तनों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि दोस्तों जैसे कोई भी समुद्र का ये तट हो गया, इसके साथ जो वेव आती है, कौन सी तरंग आती है, किसकी? समुद्री वेव। ठीक है, ये आती तो तट के साथ टकराती है, तट के साथ टकराती तो उनका कुछ एक रूप बन जाता है, फिर उनको क्या क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए कम अंतराल वाली सरग, यानी के कम अंतराल वाली सरग, यानी थोड़े समय के अंदर जो आते हैं। बी ऑप्शन है तरंग रोधक। ठीक है, और जी सी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधन श्वास, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। डी है पश्चात धावन, यानी कि बैकवाश इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो बताइए कौन सा आएगा? बताइए, ऑप्शन इसमें दे रखी ए है, इनको क्रम वाइज लगाना दोस्तों। ठीक है, क्या लगाना? क्रम वाइज। तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं कम अंतराल वाले सुरंग पैदा होते हैं, उसके बाद तरंग रोधक पैदा होते हैं, यानी वेव आर्क पैदा होते हैं, फिर उसके बाद सी उद्वादन यानी सुवास पैदा होते हैं, और उसके बाद पस धावन पैदा होते हैं। जैसे ये हमारा कोई भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ से मान के चलो कि भाई यहाँ से वेव पैदा हो गई, ठीक है, इसको क्या बोले? कम अंतराल वाले सरग ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसे बढ़ती जाएगी, फिर ये जो ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाएगी तो तरंग रोधक बोलने लगे इसको। फिर ये थोड़ी सी और आगे गई तो इसको बोलेंगे सुवास। जैसे ही यहाँ पर टकराती है, किसके पास? किसके पास टकराती है? ये टकराएगी जैसे कोस्ट के पास, इसको क्या बोल लेंगे? श्वास। और श्वास के बाद में जैसे ही पीछे की ओर लौटती है, ठीक है, इसको बोलेंगे बैकवास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए
दो कथन है दोस्तों, इनको एक को बोलते कथन, एक है कथन टू। इनको कथन और कांड के भी ऑप्शन बोल सकते, क्वेश्चन बोल सकते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो और जो कथन एक है उसमें क्या कहा गया, अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है। ठीक बात है ये तो। अभिसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधस्थल का फैलाव अधिक प्रबल हो जाता है। ठीक है, क्या बोलता है कि अभिसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधस्थल का फैलाव अधिक प्रबल हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी दो प्लेट हो गई, ये कोई भी दो प्लेट होगी, जब आपस में टकराती हैं, ठीक है, क्या होता है, जब आपस में टकराती है तो जब आपस में टकराएंगी तो क्या होगी, एक दूसरे के नीचे चले जाएगी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे चली जाएगी, और जो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, जिससे हमारे पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो क्या ये सेकंड जो कथन है, क्या ये सही हो जाएगा दोस्तों, बताओ। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा। कथन एक है, कथन एक और दो दोनों सत्य है, कथन एक और दो दोनों असत्य हैं। ठीक है, कथन सी है, एक असत्य है तो दूसरा सत्य है। कथन एक असत्य है तो दूसरा सत्य है। तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, दोनों असत्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा वातावरणीय निश्चयवाद में विश्वास रखते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा विद्वान था जो वातावरण निश्चयवाद में विश्वास रखते थे, बताइए। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है हम्बोल्ट, ऑप्शन सी है रेटजेल, ऑप्शन डी है ब्लास। बताओ दोस्तों, कौन से विद्वान ऐसे थे जो विश्वास रखते थे, बताओ जल्दी। तो हमारे ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा, रेड सेल। ठीक है, जिसको एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, वातावरणीय निश्चयवाद जो ऑप्शन है इसका जो विश्वास रखते थे, किसमें रखते थे, कौन से विद्वान रखते थे, वो रखते रेड सेल। ठीक है, इसके साथ में अन्य विद्वान भी थे, जैसे कि कौन सा था, जैसे कि और विद्वान कौन से थे, बताओ कौन से विद्वान थे। जैसे एक तो था वही सैंपल थी, ठीक है, जो इसकी रेड जेल की शिष्य थी। दूसरा था हमारा अ, एक था हटिंगटन। ठीक है, हटिंगटन विद्वान भी इसके अंदर विश्वास रखते थे, और एक था डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। ये तीनों बंदे इसके अंदर विश्वास रखते थे। ठीक है, इसके समर्थक लगा लो, प्रवर्तक लगा लो। ठीक है, ये थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, सी इज द राइट आंसर, ए और बी, ए और बी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो वातावरणीय निश्चयवाद में विश्वास रखते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे, कौन से, ए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है हम्बोल्ट, सी ऑप्शन है रेटजेल, और डी ऑप्शन है ब्लास। तो इन चारों में से कौन से इसमें विश्वास रखते हैं वातावरणीय निश्चयवाद में, बताइए, कमेंट करके जल्दी बताओ दोस्तों। जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, एक तो था डार्विन, ठीक है, ये इसमें विश्वास रखते थे। दूसरा है हमारा रेट जेल, ये भी इसके अंदर विश्वास रखते थे। थर्ड हमारा ब्लास, ये तीनों बंदे इसके अंदर विश्वास रखते थे, इसके अंदर वातावरणीय निश्चयवाद के अंदर। ठीक है, ये इसके समर्थक लगवा लो या फिर इनके प्रवर्तक लगा लो। ठीक है, चीज के अंदर विश्वास रखते, इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, ए इज राइट आंसर, ए सी डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सड़क भू आकृति किस श्रेणी में आते हैं। सड़क, आपको पता होना चाहिए
जो सड़क है पहले तो किस में आती है, सड़क भुआ करती, ठीक है, किस में आती है सड़क भुआ करती, आपको पहले तो इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। सड़क भुआ करती पहले पता होना चाहिए कि ये किसकी एक भुआ करती है, हिम नदी है, हिम की है, वायु की है या फिर जल की है, ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम श्रेणी में आएगा, ऑप्शन ए है प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी है द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी है तृतीय श्रेणी, ऑप्शन डी है चतुर्थ श्रेणी। इन श्रेणियों में से कौन से में आएगा बताओ, ठीक है। ये आएगा दोस्तों द्वितीय श्रेणी के अंदर, कौन से अंदर, द्वितीय श्रेणी के अंदर, क्योंकि जितनी भी लैंडफॉर्म है वो किसके अंदर आते हैं, द्वितीय श्रेणी के अंदर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर पृथ्वी सारी आपती ऊर्जा को अवशोषित कर लेती तो तब क्या होता। अगर सूर्य से जितनी भी रोशनी हमारी पृथ्वी पर आती दोस्तों, अगर वो सबको अवशोषित यानी ऑब्जर्व कर लेती तो क्या होता, बताओ क्या होता। क्वेश्चन का ऑप्शन एक है स्थिर तापमान हो जाता, ऑप्शन बी है स्थिर शीतलन हो जाता, ऑप्शन सी है स्थिर संचरण हो जाता और ऑप्शन डी है स्थिर परावर्तन हो जाता। बताओ क्या होता अगर सारा तापमान को अवशोषित कर लेती है हमारी पृथ्वी, ठीक है? तो क्या हो जाता है फिर, ठीक है, अगर सारी ऊर्जा को अवशोषित ही कर लेती तो क्या हो जाएगा, फिर एक ठहराव आ जाएगा, ठहराव को क्या बोलते हैं, स्थिर तापमान, क्या हो जाएगा स्थिर तापमान, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, केंद्र से बाह्य भाग तक वॉन थ्यून द्वारा प्रतिपादित कृषि संबंधी गतिविधियां व्यवस्थित कीजिए। आपको पता है कि वॉन थ्यून ने कुछ पेटियां बताई थी अपने थ्योरी के अंदर कि ये जो पेटी है पहली ये कौन सी होगी, दूसरी पेटी कौन सी होगी, तीसरी पेटी कौन सी होगी, चौथी पेटी कौन सी होगी, पांचवी पेटी कौन सी होगी, इस हिसाब से हमें इसको क्रम वाइज लगाना है, ठीक है। तो चलिए चलिए जल्दी जल्दी आप बताइए किस प्रकार ये इसका एक क्रम बनेगा। ऑप्शन ए है पहले अनाज की खेती होगी, ऑप्शन बी है विपणन खेती होगी, ऑप्शन सी है त्रिविधि पद्धति होगी, ऑप्शन डी है ईंधन की लकड़ी व काष्ठ उत्पादन होगा। बताइए, काष्ठ कर्तन यानी कि जो लकड़ी का काटने का काम है उसका काम होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसको पहले क्रमवार लगाइए फिर उसके हिसाब से ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ दोस्तों, ऑप्शन भी देख लो। ऑप्शन ए है ADBAC, ऑप्शन बी है ABCD, ऑप्शन सी है CD AB, ऑप्शन डी है BDAC। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास चारों ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, इनको चारों को क्रम वाइज लगाइए। किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वॉन थ्यूनन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वॉन थ्यूनन के अकॉर्डिंग लगा इसको क्रम अनुसार, ठीक है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर देखें तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी आंसर इज राइट। कौन सा हो जाएगा, डी आंसर इज राइट। कौन सा हो जाएगा, डी यानी BDAC। कौन सा हो जाएगा, BDAC, ठीक है। देख लो, पहले आएगा विपणन खेती, जो जल्दी से खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं उसकी खेती करती है। उसके बाद है लकड़ी काटने का काम दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में होती है अनाज की खेती और उसके बाद में होती है त्रिविधि पद्धति, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। कौन सा, BDAC, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र समूह को उभरते हुए बाजार के रूप में जाना जाता है। बताओ किस राष्ट्र को उभरते हुए बाजार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है ताइवान जापान, ऑप्शन बी है भारत ब्राजील, ऑप्शन सी है रूस और चीन, और ऑप्शन डी है रूस और चिल्ली, ऑप्शन ई है USA और चीन। ये पांच ऑप्शन है, इन पांच में बताइए कौन सा जो है उभरते हुए बाजार में होता है, कौन सा है उभरते हुए बाजार के रूप में देखा जा रहा है।
ये पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट कर कर बताना कि कैसी लगी है हमारी वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो बताओ इसका कौन सा आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका बी, और कौन सा हो जाएगा सी। ये भारत और ब्राज़ील और रूस और चीन इन दोनों का जो बाजार है इसको उभरते हुए रूप में देखा जाता है। ठीक है, ओके। तो चलिए चलते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, सॉरी बी और सी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करते हैं एक नया क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना क्रमबद्ध नहीं है। ठीक है, जो एक संबंध नहीं है, किससे संबंध नहीं है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में होता है। तो बताइए, आपके पास ऑप्शन है, ए है अवलोकन भित्ति, बी है सर्पिल पेटी, सी है वलयाकार पेटी, डी है एकमान सर्पिल। बताइए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबंध नहीं है, बताओ। बताओ जल्दी बताओ दोस्तों कमेंट करके कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, एक मान सर्पिल ये नहीं होता किसी भी, चाहे तो चक्रवात हो चाहे प्रति चक्रवात हो, इसमें ये पेटी नहीं मिलेगी। सर्पिलाकार पेटी मिल जाएगी, अवलोकन भित्ति मिल जाएगी, वलयाकार पट्टी मिल जाए। वलयाकार का तो आपको पता ही, गोल गोल ऐसे चक्कर में घूमता चक्रवात हमेशा। ठीक है, आपको पता है चक्रवात घूमता तो इसके अंदर एक दीवार भी बन जाती है, आपको पता ही। फिर यह क्या है, एक सर्पिलाकार में भी घूमती रहती है इस तरह से, तो इस तरीके से हमारा एक चक्रवात बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऑप्शन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फोसिल जल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है सहजात जल, ऑप्शन सी है वीतलीय जल, ऑप्शन बी है उल्का जल, ऑप्शन डी है बाल जल या जेवेनाइल। ठीक है, बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा फोसिल जल होता है, जल्दी बताइए दोस्तों। इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उसको बोलते कौन सा, वो हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, सहजात जल फोसिल जल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता भी है। ठीक है, इसके ऊपर जरूर कोई एक ना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप में नगर केंद्र से बाहर की ओर क्षेत्र को क्रम वाइज लगाई। आपको पता है कि ये कौन सी थ्योरी की ओर इशारा कर रहा है, आपको पता है ये कौन सी थ्योरी के ऊपर कर रहा है, कंसेंट्रिक जोन की थ्योरी के ऊपर। कौन से के ऊपर, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी के ऊपर ये बोल रहा है कि जो ये थ्योरी है इसमें कुछ पेटियां दी गई थी दोस्तों, 5 पेटियां दी गई थी। इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन से आएगा। ठीक है, बताओ सबसे पहले कौन सा होता है, सीबीडी होता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं थोकल के निर्माण। ठीक है, उसके बाद होता है निम्न आवासीय, उसके बाद होता है मध्य वर्ग आवासीय। इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। ठीक है, बी, और हो जाएगा ए, और हो जाएगा डी। ठीक है, इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।